हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करने वाले हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में। बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में, ठीक है। बिहार मध्य गंगा के मैदानी भाग में स्थित पूर्वी भारत का राज्य है। कैसा राज्य है? पूर्वी भारत का राज्य है। बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर 2000 का झारखंड को पृथक होने के बाद आया। लगभग आयताकार आकृति वाला वर्तमान बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर या फिर 36,357 वर्ग मील है। आप दोनों डाटा याद कर लीजिएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर में 94,163 वर्ग किलोमीटर होगा और वर्ग मील में अगर पूछेंगे तो 36,357 वर्ग मील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है। बिहार है जो भारत का 12वां बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,31,04,637 है। जनसंख्या की दृष्टि से यह देश का तीसरा बड़ा राज्य है। कैसा राज्य है? तीसरे नंबर पर बिहार है। फर्स्ट नंबर पर हमारा कौन है? उत्तर प्रदेश है जनसंख्या में। और आप लोग सेकंड नंबर पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा राज्य जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर हमारा बिहार हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है 24-21-10 से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 83-19-50 से 88-17-40 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 वर्ग मीटर है तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 273 फीट या फिर 53 मीटर है। दोस्तों, अब आप लोगों को सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती होगी कि हम बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है इसको हम याद कैसे करें और बिहार की जनसंख्या को याद कैसे करें। तो सबसे सिंपल सी बात है, अगर ट्रिक के हिसाब से अगर आप अपनी अपनी याद करने की शैली अलग अलग होती है, तो आप लोग अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप लोग इसको फ़ोन नंबर के हिसाब से याद कर सकते हो। ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे उत्तरी अक्षांश में 24-21-10 से 24-21-10 27-31-15 आप ऐसे याद कर सकते हो। और वैसे भी सबको मोबाइल नंबर याद ही होते हैं, तो इसी हिसाब से आप याद कर सकते हो कि उत्तरी में कौन होता है? 24-21-10 27-31-15 हो गया। और पूर्वी में 83-19-50 88-17-40। ठीक है, आप ऐसे नंबर के हिसाब से याद कर लीजिएगा। और जनसंख्या भी आप फ़ोन नंबर के हिसाब से या कोई ट्रिक अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे अगर मेरा कहना मानो तो आप लोग मोबाइल नंबर के हिसाब से याद करोगे क्योंकि ये याद ही रहेगा, फिर भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर एक बार याद हो जाता है तो बोलता नहीं, उस हिसाब से ये भी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करेंगे बिहार भारत के मानचित्र में। ये हमारा बिहार है, ये हमारा बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, ये हमारा बिहार है। ठीक है, चलिए बिहार की सीमा। अब बिहार की सीमा कौन कौन से जिले से लगती है, कौन कौन से राज्य से लगती है, इसके बारे में हम डिस्कस में चर्चा करने वाले हैं। अब बात हम करते हैं बिहार की सीमा के बारे में। ठीक है, बिहार की सीमा के बारे में। बिहार के पूर्व में दोस्तों, बिहार के पूर्व में बिहार जो है, बिहार के पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल स्थित है, जिससे स्पर्श करने वाले बिहार के 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? बिहार के पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल स्थित है, जिससे स्पर्श करने वाले, पश्चिम बंगाल से स्पर्श करने वाले 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। कौन है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है, जिससे स्पर्श करने वाले बिहार के सर्वाधिक 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से जो है कि स्पर्श करते हैं। कौन कौन से जिले हैं देखते हैं। रोहतास है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान और पश्चिमी चंपारण है। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश जो है स्थित है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल 3 जिले उससे स्पर्श करते हैं और उत्तर प्रदेश से 8 जिले स्पर्श करते हैं। अब बात करते हैं बिहार के उत्तर में। बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। नेपाल से स्पर्श करने वाले बिहार के 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं,
जिसमें से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार के दक्षिण में, आप याद कर लेंगे, आपको याद हो गया होगा कि बिहार के पूर्व में कौन है, पश्चिम बंगाल है। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है और बिहार के उत्तर में नेपाल है और बिहार के दक्षिण में झारखंड है। बिहार के दक्षिण में झारखंड है। तो बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है, जिससे स्पर्श करने वाले बिहार के 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद एवं रोहतास है। ठीक है। बिहार राज्य के 13 जिले ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और ना ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण तथा सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। राज्य के सबसे दक्षिण भाग में गया एवं जमुई जिला तथा सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण जिला स्थित है। पश्चिम में कैमूर जिले से प्रारंभ होकर पूर्व में किशनगंज तक विस्तृत है। संपूर्ण राज्य जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जो पूरा जो राज्य है बिहार का, वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है हमारा बिहार राज्य। ठीक है, अब इतना याद हो गया। अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। बिहार के पश्चिम में कौन सा है? तो बिहार के पश्चिम में हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और बिहार के उत्तर में यहाँ पर नेपाल है हमारा और बिहार के दक्षिण में ये झारखंड है हमारा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए बिहार का मैप है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब बिहार का नाम बिहार है। 22 मार्च बिहार दिवस एवं स्थापना। अगर हम बात करते हैं बिहार दिवस या बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और बंगाल से बिहार या उड़ीसा अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को। कब? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार या उड़ीसा अलग हुआ था। और 1 अप्रैल 1936 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा अलग हुआ था। बिहार से उड़ीसा जो है वो अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार की भूगर्भिक संरचना। बिहार की भूगर्भिक संरचना में प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ काल तक की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार का दक्षिणी पठार भाग छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। यह संरचनात्मक दृष्टि से अत्यंत प्राचीन भाग है। वहीं बिहार में गंगा का मैदान भूगर्भिक दृष्टि से सबसे नवीन संरचना वाला क्षेत्र है। बात करते हैं भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार की चट्टानों को 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? जो बिहार की चट्टानें हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से हैं? धारवाड़ चट्टानें हैं, विंध्य चट्टानें हैं, टर्सरी चट्टानें हैं और क्वार्टनरी चट्टानें हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि जो धारवाड़ चट्टानें हैं वो क्या है। तो धारवाड़ चट्टानों का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। यह चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती हैं, जिसका विस्तार जामुई, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ी, मुंगेर की खाड़ी, बोधगया और राजगीर आदि क्षेत्रों में है। इस चट्टान में सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, फाइलाइट एवं क्वार्टजाइट आदि खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं। कैसी होती है? जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान होती हैं वो जीवाश्म रहित होती हैं, परंतु इसका जो आर्थिक महत्व होता है वो काफ़ी अधिक होता है। कैसा होता है? इसका जो आर्थिक महत्व है वो काफ़ी अधिक होता है। बात करते हैं विंध्य चट्टान के बारे में। विंध्य चट्टान का जो निर्माण है ये भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। इस चट्टान का विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम में, कहाँ पर? ये जैसे बिहार है हमारा, ये हमारा बिहार राज्य है, तो यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर पश्चिम है। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम भाग में जहाँ सोन नदी के उत्तर में कैमूर, रोहतास आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म रहित होती हैं। कैसी होती हैं? जीवाश्म रहित होती हैं। उल्लेखनीय है कि विंध्य चट्टानों का प्रयोग सासाराम स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे, सारनाथ के स्तूप, दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद के निर्माण में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो विंध्य चट्टान है इनका निर्माण कहाँ कहाँ हुआ है। शेरशाह सूरी के मकबरे में हुआ है, सारनाथ के स्तूप में हुआ है और दिल्ली का जो लाल किला है और जामा मस्जिद के निर्माण में इनका विंध्य चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। जो विंध्य क्रम की चट्टान होती है उनको 2 वर्गों में बांटा गया। तो कौन कौन सी है? निचला विंध्य क्रम और ऊपरी विंध्य क्रम। निचला विंध्य क्रम में सोन नदी के उत्तर में तथा रोहतास जिले में इसका विस्तार है।
सोन नदी के उत्तर में तथा रोहतास जिले में इसका विस्तार है। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का विकास भी हुआ है। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। ऊपरी बिंद क्रम में रोहतास एवं कैमूर जिलों में इसका विस्तार है। कहाँ कहाँ पर? रोहतास और कैमूर में। इसके विस्तार का क्षेत्र जो है वो पाइराइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में अमझोर रोहतास जिला पाइराइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के पाइराइट में गंधक की मात्रा लगभग 40% तक है। कितनी है? 40% है, 40% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम टर्सरी चट्टान के बारे में। ये जो चट्टानें हैं वो हिमालय के दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। यह चट्टानें बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जिसका विस्तार सोमेश्वर की पहाड़ी, दून की घाटी तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य है। कहाँ कहाँ है? सोमेश्वर की पहाड़ी है, दून की घाटी है और शिवालिक श्रेणी के मध्य है। टर्सरी चट्टानों में कांग्लोमेरेट बालू तथा चूना पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। इसमें खनिज तेल के संचित भंडार भी हैं, जिसका निर्माण टेथीस सागर के अवसादों के निक्षेप के कारण हुआ। ठीक, आगे बात करते हैं हम क्वार्टरनरी चट्टान के बारे में। क्वार्टरनरी चट्टान, इस चट्टान का विकास प्लीस्टोसीन तथा होलोसीन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल में हुआ। इसका निर्माण टेथीस सागर के अवशेष तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ। क्वार्टरनरी चट्टानों का विस्तार गंगा के मैदानी भाग बिहार गंगा मैदान सहित में पाई जाती है। इस युग की चट्टानें परतदार होती हैं, जिसका निर्माण वर्तमान में भी जारी है। इस चट्टान का निर्माण जलोढ़, बालू, बजरी, पत्थर और कांग्लोमेरेट से बनी चट्टानों से हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बिहार की भौतिक संरचना। अब बात करते हैं बिहार की भौतिक संरचना के बारे में। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। शिवालिक का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। कौन है यहाँ पर? दक्षिण का पहाड़ी किनारा है। ठीक है, शिवालिक का पर्वतीय एवं तराई भाग है, मध्य का विशाल मैदान है तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवालिक का पर्वतीय भाग के बारे में। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई 80 मीटर है। स्थानीय उच्चावच के आधार पर इसे 3 उपभागों में बांटा जाता है। पहला है सोमेश्वर श्रेणी। पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखनाठोरी तक 75 किलोमीटर लंबे और 5 से 6 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में विस्तृत इस श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार व नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। इसकी सर्वोच्च चोटी 880 मीटर ऊंची है। इसमें सोमेश्वर दर्रा, भिखनाठोरी दर्रा एवं मरवात दर्रा प्रमुख दर्रे हैं, जो नदियों के अपरदन के कारण बने हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछेंगे कि सोमेश्वर दर्रा, भिखनाठोरी दर्रा और मरवात दर्रा प्रमुख हैं कहाँ के? बिहार व नेपाल के बीच जो सीमा के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर ऊंची है। कितनी है? 880 मीटर ऊंची है। इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं दून घाटी के बारे में। पहली थी सोमेश्वर घाटी, दूसरी है दून घाटी, तीसरी है रामनगर दून। बात करते हैं यहाँ घाटी, दून घाटी के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो घाटी है वो रामनगर, दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरहा नदी की घाटी भी, हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। ठीक, यह घाटी की जो लंबाई है वो 24 किलोमीटर लंबी और गंगा के जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंची है। आगे बात करते हैं रामनगर दून के बारे में। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे दक्षिण श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले इस छोटी छोटी पहाड़ियों के क्रम की अधिकतम ऊंचाई 220 मीटर है। कितनी है? 220 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं बिहार का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, चलिए बिहार के मैदानी क्षेत्र के बारे में देखते हैं।
लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को आवृत्त करता हुआ यह क्षेत्र उत्तर में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक विस्तृत है। उपजाऊ बिहार के मैदान का विशाल भाग गंगा नदी द्वारा दो असमान भागों में विभाजित है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, इसका ढाल 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 60 से 120 मीटर के मध्य है, जबकि इसकी जो गहराई है वो 1000 से 1500 मीटर के बीच में है। उत्तरी बिहार का मैदान पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, उच्च ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र और समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार के मैदानों से मिलकर बना है। सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालन, कोसी और महानदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा इस क्षेत्र का अपवाह किया जाता है। इस क्षेत्र में नदियों के विसर्पण के कारण गोखुर झील, झाड़न झील का निर्माण हुआ। कौन कौन सी झील है? गोखुर झील है और झाड़न झील का निर्माण हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र में दियारा क्षेत्र का भी विकास हुआ है। नदियों के मध्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को दियारा क्षेत्र कहा जाता है। दक्षिणी बिहार का मैदान बिहार के उत्तरी मैदान की तुलना में सकरा और आकार में त्रिकोणीय है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई पहाड़ियाँ स्थित हैं, जैसे गया, राजगीर, गिरियाग, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमालपुर और खड़गपुर की पहाड़ियाँ। दक्षिण बिहार मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है तथा इसके निर्माण पठारी प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों के द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। गंगा के दक्षिणी तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र मिलते हैं, जो टालबंध कहलाते हैं। टाल क्षेत्र पटना से लेकर भागलपुर तक 25 किलोमीटर की चौड़ाई में क्रमिक रूप से फैला हुआ है। उल्लेखनीय है कि मोकामा में क्यूल हरोहर नदी गति में विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए, ये इम्पोर्टेंट था। जो बिहार का मैदानी क्षेत्र है इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोखुर झील और झाड़ा झील का निर्माण भी हुआ था, है ना। टाल किसे कहते हैं, ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं नदियों की अपवाह प्रणाली जो है वो बाढ़, वर्षा और मिट्टी के चरित्र में आने वाली क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? तराई क्षेत्र है, भांगर क्षेत्र है और खादर। तराई, बांगर और खादर। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। आप लोग ऐसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर। टीचिंग बाय चंदा शर्मा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहीं पर PDF सेंड कर दूंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग। बिहार का दक्षिण पठारी प्रदेश छोटा नागपुर पठार का सीमांत है। यह बिहार का प्राचीनतम भूखंड है, जिसमें कैमूर या रोहतास का पठार, गया का दक्षिणी भाग, गिरियक की पहाड़ी, नवादा, बांका एवं मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है। इस प्रदेश में ग्रेनाइट और नीस जैसी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें बहुतायत में पाई जाती हैं। इस पठारी प्रदेश का विस्तार पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में मुंगेर एवं बांका तक है। ठीक है, अब कैमूर या रोहतास का पठार बिंद श्रेणी का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार 483 किलोमीटर की लंबाई में तथा अधिकतम 80 किलोमीटर की चौड़ाई में जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर रोहतास बिहार तक है। कैमूर पठार की सतह अपर्दित एवं ऊबड़ खाबड़ है। इस पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर के बीच है। इस पठार का जो सबसे ऊंचा भाग है रोहतासगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 495 मीटर है। यह पठार छोटा नागपुर पठार से सोन नदी द्वारा अलग होता है। इस पठार में बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है। अब हम बात करते हैं गया का पहाड़ी क्षेत्र। गया, औरंगाबाद एवं नवादा जिले में अनेक पहाड़ी क्रम पाए जाते हैं। ये पहाड़ियाँ मैदानी भागों में विस्तृत हैं। इनमें कठियन, हिंडाज की पहाड़ी, हल्दिया की पहाड़ी प्रमुख हैं। गया शहर के आसपास में रामशिला, प्रेतशिला, कटारी, ब्रह्मयोनी पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसी क्रम में जहानाबाद और गया जिले की सीमा पर बराबर एवं नागार्जुनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पहाड़ियों के बारे में पूछ सकते हैं कि जहानाबाद और गया के जिले में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बराबर और नागार्जुनी है। कौन कौन सी हैं? बराबर है और नागार्जुनी है। अब बात करते हैं गया शहर के आसपास में कौन कौन सी हैं। तो गया जिले के आसपास में लोग गया करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसे याद कर सकते हो कि गया जिले में कौन कौन सी हैं। वहाँ पर है रामशिला है, प्रेतशिला है, कटारी है, ब्रह्मयोनी है। इतनी पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित है। कौन कौन सी हैं? रामशिला, प्रेतशिला, कटारी, ब्रह्मयोनी। क्योंकि हमारे जो दादी दादा हैं वो लोग गया करने जाते हैं ना, तो वहीं पर। आगे देखते हैं राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र। यह मूलतः गया की पहाड़ी श्रृंखला का ही विस्तार है, जो मुख्य रूप से नालंदा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नालंदा जिले में स्थित है। इन पहाड़ियों में वैभवगिरी, देखिए वैभवगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, पीर की पहाड़ी प्रमुख हैं। ठीक,
इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी वैभवगिरी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 380 मीटर है। कितनी है? 380 मीटर है। इन पहाड़ियों में रूपांतरित चट्टान, क्वार्टजाइट और स्लेट की प्रधानता है। तो राज्य की या गिरियक पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है कौन सी है? वैभवगिरी है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्रम दक्षिण में नवादा जिला से प्रारंभ होकर उत्तर में गंगा नदी तक फैला हुआ है। इसमें अनेक पहाड़ी श्रृंखला स्थित है, जिसमें खड़गपुर की पहाड़ी है। कौन सी? खड़गपुर की पहाड़ी है, गिद्धेश्वर की पहाड़ी है, सत पहाड़ी है, शेखपुरा की पहाड़ी है, चकाई पहाड़ी है। इतनी प्रमुख है। तो खड़गपुर की पहाड़ी का विस्तार मुंगेर से जामुई तक है। कहाँ से है? मुंगेर से जामुई तक है। ठीक है, मुंगेर से जामुई तक है। त्रिभुजाकार आकृति वाले इस पहाड़ी में क्वार्टजाइट चट्टानों की प्रधानता है। किसकी है? क्वार्टजाइट चट्टानों की प्रधानता है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस थे वहाँ पर समाप्त हो गए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों पूरा डिटेल था, बिहार का जितना भौगोलिक क्षेत्र था ना, तो वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग एक दो बार ऐसे पढ़ लीजिएगा या फिर आप सुन भी लीजिएगा ना। सुनने मात्र से भी आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो हमारे बिहार है, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। और बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले हैं। और अनुमंडल कितने हैं? 38 ज़िले हैं। प्रमंडल 9 है। अनुमंडल 109 है। अनुमंडल 109 है। नगर या गांव की बात करते हैं तो बिहार में नगर या गांव है 207 हैं। ठीक है, और प्रखंड कितने हैं? प्रखंड की बात करें तो 534 हैं। ठीक, अगर टोटल गांव की बात करें तो बिहार में जो टोटल गांव हैं वो हैं 45,103 हैं। और पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिले हैं 43 हैं। और पुलिस स्टेशन कितने हैं? 853 हैं। ये लास्ट में थोड़ा सा सोचा कि अगर कहीं छूट ना जाए, इसलिए बिहार का जो भौगोलिक संरचना है इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को चर्चा कर दिया है। जो भी क्वेश्चन छूट भी रहे थे उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको हमारी डिटेल्स क्लास कैसे लगी। ठीक है, टॉपिक वाइज थी तो हमें हर टॉपिक जैन धर्म, बौद्ध धर्म को डिटेल में चर्चा किया, फिर उसका PYQ किया। आज हमने बिहार का भौगोलिक संरचना के बारे में डिटेल में डिस्कस किए हैं। कल में इसके PYQ क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपका एक एक टॉपिक कन्फर्म होता जाएगा और कंप्लीट भी होता जाएगा। तो आप लोग बस इस चैनल पर बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। आपको कुछ ना कुछ जरूर डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लेकर आएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।